नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th की जो एसएसटी हमने स्टार्ट की थी, वहां पर भूगोल का सेकंड चैप्टर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो हमने स्टार्ट किया था। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पार्ट फर्स्ट था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसके अंदर किस तरह से जो है परतें होती हैं। ऊपर वाली भूपर्पटी होती है, सबसे आंतरिक जो होती है वो क्रोड होती है और बीच वाली मेंटल होती है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। उनमें कौन कौन से खनिज तत्व अधिकता से पाए जाते हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब दोस्तों, उसी चैप्टर का सेकंड चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो है शैल। अब दोस्तों क्या होता है कि जो हमने पृथ्वी की संरचना में यूं बनाया था, तो हमने देखा था कि पृथ्वी की संरचना की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। और दोस्तों, ये जो भूपर्पटी होती है वो काफ़ी कठोर होती है और शैलों से बनी होती है। अब हमारा चैप्टर हमें क्या कहता है कि जो भूपर्पटी है वो शैलों से बनी होती है। अब शैल क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात कि शैल क्या होती है, भूपर्पटी जो है वो शैलों से बनी होती है। अब हम देखते हैं कि शैल क्या होती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो सबसे ऊपरी परत है जो हमें दिखाई देती है। और ये जो ऊपरी परत है वो काफी कठोर है, इतनी कठोर है कि ये काफी पेड़ पौधे, कितने हैवी पेड़ पौधे होते हैं तो उनका भार वो वहन करती है। और मंजिलें जो है यानी भवन आदि होती है तो उनका कितना भार ये वहन करती है, मतलब काफी कठोर होती हैं। और हमें पता है कि प्रत्येक परत, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक परत में खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भूपर्पटी के ऊपर या भूपर्पटी की जो परत है वहां पर खनिज तत्व जो है वो मिल करके एक ठोस पिंड जो बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शैल बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने पढ़ा होगा कुछ कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जा रही हैं, तो वो चट्टानें बनती किसकी हैं, वो शैल की बनती है। शैल को हम असाधारण भाषा में समझना चाहे तो एक तरह से पत्थर की भावना से भी समझ सकते हैं। मतलब पत्थर से भी हम ले सकते हैं कि शैल जो होती है वो एक तरह का पत्थर ही होता है, मतलब कठोर रूप जो होता है वही होती है शैल। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि जो पहाड़ होते हैं, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें इतने पहाड़ में जो है काले रंग का पत्थर पाया जा रहा है, काला पत्थर, और यहाँ पर जो है पीला पत्थर पाया जा रहा है। मतलब क्या है, अब काला पत्थर है इसका मतलब क्या है कि ये ज्वालामुखी क्रिया से बना है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने का मतलब वो पत्थर जल करके काला हो गया है। मतलब ये जो शैल है वो शैल अलग प्रकार की है और ये जो शैल है वो अलग प्रकार की है। तो ये जो पूरा पर्वत है, आपको पता है कि एक बड़ा सारा पर्वत है तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज तत्व पाए जा रहे हैं। तो वो किसके कारण, कि वहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शैलें मौजूद हैं। मतलब वहां पर जो परतें होती हैं, जो ठोस पिंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शैल बोलते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन पर एक शैल का डायग्राम है तो आप इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप की जो संरचना होती है उसे हम शैल कहते हैं, जो कि पर्वत का, पठार का, हमारी जो भूपर्पटी है उसका ठोस पदार्थ होता है। तो चलिए अब हम शैल की परिभाषा लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि शैल होती क्या है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि शैल क्या होती है, तो हम सिंपल भाषा में लिखेंगे कि पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार की, पृथ्वी की पर्पटी भी बोल सकते हैं, भूपर्पटी भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी या सीधा पर्पटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। चलिए, ये तो हमने दे दिया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देते हैं कि ये होती क्या है, एक्चुअल में क्या होती है। तो सिंपल सी बात कि पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले, दूसरी बात आप क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले जो पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले, अब पृथ्वी की पर्पटी कौन बनाते हैं, खनिज तत्व बनाते हैं। तो पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं,
खनिज पदार्थ मिल करके, अब खनिज पदार्थ इस तरह से होंगे, एक खनिज पदार्थ और ये दूसरा खनिज पदार्थ, ये तीसरे प्रकार का खनिज पदार्थ। तो ये खनिज पदार्थ जो है ये जम करके एक ठोस रूप बना लेते हैं, और ऐसे ही अनेक सारे ठोस रूप मिल करके जो है हमारी क्या बना लेते हैं, भूपर्पटी बना लेते हैं। तो इन ठोस रूपों को ही क्या कहते हैं हम, या प्राकृतिक पिंड जो बना लेते हैं। पिंड का मतलब आप समझते हैं, पिंड का मतलब होता है कोई भी बॉडी, कोई भी एक चीज, वस्तु, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। जैसे आपको पता है खगोलीय पिंड, चांद भी एक खगोलीय पिंड है, पृथ्वी है, सूरज है, तो ये पिंड है, उल्का पिंड है। यानी पिंड का मतलब क्या होता है, एक बॉडी होती है। तो इस तरह से जब कोई पिंड बन जाता है, किससे, खनिज पदार्थ से, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों से बने प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। और ये काफी कठोर होती हैं। और आपको पता होगा कि अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में शैल, मृदा और ये होती क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमने ये मान लिया कि ये पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है, या सिंपल इस तरह से ले लें कि ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत है। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। और इस मिट्टी के नीचे जो ठोस चट्टानी भाग होता है, ठोस भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शैल बोलते हैं। और इसी पर अगर पहाड़ है तो वो पहाड़ भी किसका बना होगा, शैल का बना होगा। अगर कोई पठार है तो वो पठार भी क्या होगा, अलग अलग शैलों से बना होगा। चलिए, शैल का मतलब हमें समझ आ गया कि मूल रूप जो नीचे हमारे मिट्टी के नीचे मूल रूप से जो पदार्थ पाया जाता है, ठोस पदार्थ, उसको हम शैल कहते हैं। चलिए, अब शैल को तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शैलों के प्रकार को। तो दोस्तों मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। और दोस्तों इसके जो प्रकार हैं उनको बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझने वाले हैं। जो हम समझेंगे वो आपको बिल्कुल माइंड में बैठेगा, आपके बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या इनके गुणधर्म होते हैं, क्या इनके रंग वगैरह होते हैं। तो आपको सब समझ आने वाला है जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो पहला है वो है आग्नेय शैल। दोस्तों जो आग्नेय शैल है उसको एक और शब्द से जाना जाता है, वो है इग्नियस शैल। आग्नेय शैल को इग्नियस शैल भी कहते हैं। तो इग्नियस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अग्नि। मतलब कुछ भी हो, ये जो चट्टान होगी वो अग्नि से बनी होगी, कुछ अग्नि से रिलेटेड है, इसलिए ही तो इसका नाम अग्नि से रिलेटेड यानी इग्नियस आया। मतलब इग्नियस जो है उसको क्या बोलते हैं, आग्नेय शैल बोलते हैं। कैसे निर्माण होगा वो हम आगे देखेंगे। जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा टाइप है, 3 प्रकार के, जो दूसरा प्रकार है आग्नेय के बाद, वो है अवसादी शैल। अवसादी शैल। और तीसरा जो है वो है कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल। कायांतरित को रूपांतरित भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री शैल, और इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक शैल। अब इन शब्दों के भी कुछ अर्थ निकलते होंगे तभी इनको बोला गया। तो जो सेडिमेंट्री है इसका मतलब होता है स्थिर। इसका मतलब होता है किसी चीज का स्थिर रहना। मतलब स्थिर कब होगी, जब कोई चीज गतिमान होगी, मतलब कोई चीज चल करके आ रही है फिर वो स्थिर हो गई, इसका मतलब इसको क्या बोला गया, सेडिमेंट्री या अवसादी शैल।
एक बार के लिए हम इन्हें सिर्फ देख रहे हैं, इनके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अब कायांतरित शैल जो है मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप बदलना, रूप बदलना। तो इस तरह से जो है ये तीनों है, इसके ये तीनों शैलें हैं, इनके नाम आपने देख लिए। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम एक एक शैल को पढ़ेंगे और उससे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन शैलों का निर्माण होता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कि ये तीनों जो शैलें हैं वो कैसे बनती हैं और ये जो इनके मतलब निकल रहे हैं, यानी अग्नि, फिर है स्थिर रहना, फिर है रूप बदलना, तो ये कैसे होता है। तो दोस्तों इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है वो हम समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि कोई ज्वालामुखी होता है, कोई ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी आपको पता है क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचलें होती हैं जिसके अंदर काफी ताप और दाब होता है। ताप के चलते अंदर का पदार्थ पिघल जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा तो पिघल जाएगा, और दाब अगर अंदर से होता है तो फिर वो पदार्थ बाहर निकल जाता है धरती फाड़ करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये इस तरह का कोई ज्वालामुखी था जिसके अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी विस्फोट से जो चीजें बाहर निकलती हैं उसको हम बोलते हैं लावा, इसको हम बोलते हैं लावा। और दोस्तों इस लावा में क्या होता है, कुछ तो द्रवित पदार्थ होते हैं, कुछ गैसें होती हैं। तो जब ये लावे में से गैसें उड़ जाती हैं, क्योंकि गैसें तो हाथों हाथ उड़ जाएंगी, गैसें तो संचित रहती नहीं है, तो गैसें तो उड़ जाती है, तो लावे में से जब गैस को माइनस कर देते हैं, लावा में से जब गैस माइनस हो जाती है तो फिर इसमें से क्या निकलता है, जो बचता है पदार्थ उसको हम बोलते हैं मैग्मा, द्रवित मैग्मा। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। लावा को भी छोड़ दीजिए, हम सिंपल सी बात देखते हैं कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो द्रवित मैग्मा जो है बाहर निकलता है। और ये जो द्रवित मैग्मा है, मान लीजिए कि यहाँ पर छेद हुआ, या मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा हम इसको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यहाँ पर छेद हुआ, तो इस छेद के चलते फिर अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर आकर इसके जो किनारे हैं वहाँ पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और ये जब ठंडा होगा तो यहाँ पर एक चट्टान बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे सबसे पहला प्रकार, यानी आग्नेय चट्टान। अब दोस्तों अंदर से जो पदार्थ निकल रहा है वो बहुत ही गर्म है, मतलब इसके अंदर जो भी था वो जल जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग काला होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक हिरण मरा पड़ा था, यहाँ पर एक हिरण मरा पड़ा था, और उसके अंदर जब उसके ऊपर जब गर्म लावा आएगा तो वो हिरण तो जल करके राख हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इन चट्टानों के अंदर ना तो कोई जीवाश्म पाया जाता है, ना कोई कोयला पाया जाता है, ना कोई पेट्रोलियम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ भी अगर आ गया तो वो जल करके राख हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई कोयला नहीं पाया जाएगा, ना ही जीवाश्म पाया जाएगा। एक बार के लिए आपको सिर्फ समझना है, लिखेंगे हम आगे कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के अंदर से द्रवित मैग्मा निकलता है जो कि बहुत गर्म होता है। वो बाहर आकर के जब जम जाता है तो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इनको इग्नियस बोला जाता है, यानी अग्नि से जिनका निर्माण होता है वो अग्नि से भी ज़्यादा गर्म होता है जो अंदर से लावा निकलता है। अब ये जो लावा निकलता है ये सबको जला करके राख कर देते हैं, मतलब किसके रंग की चट्टान बनती है, काले रंग की चट्टान बनती है। सब कुछ जब जल जाता है तो आपको पता है कि काले रंग का हो जाता है। उसके बाद है कि जब इसके अंदर मान लीजिए कि कोई हिरण या कोई भी पशु की हड्डियां वगैरह अगर है तो वो कोयला नहीं बनेगी, बल्कि अगर कोयला भी है तो वो जल करके राख हो जाएगा। इसी के साथ एक और चीज़ पढ़ी हमने कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्यों? जीवाश्म एक्चुअल में होता क्या है, जीवाश्म का मतलब होता है कि कोई अगर प्राणी अंदर दब जाता है
और उसकी जो हड्डियां वगैरह हैं वो पड़ी रहती हैं और सड़ गल जाती है अंदर, तो जो बचता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। जीवों का अवशेष, जीवों का बचा हुआ हिस्सा, यानी उनके शरीर का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी को हम जीवाश्म बोलते हैं। और वो तो जल जाएगा, इसका मतलब इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। तो ये हमारी हो गई आग्नेय चट्टान जो कि पहली पहली बनी। अब क्या हुआ कि ये बिल्कुल नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है, ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है, तो इसको मूल चट्टान भी कहते हैं। मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले बनने वाली प्राथमिक चट्टान। अब दोस्तों जब ये चट्टानें बन गई, आग्नेय चट्टान हमें समझ आ गया कैसे बनती है। अब हम एक आग्नेय चट्टान को यहाँ पर सोच लेते हैं कि यहाँ पर एक आग्नेय चट्टान है, ये है एक आग्नेय चट्टान, सॉरी आग्नेय शैल की बात कर रहे हैं हम। चलिए शैल और चट्टान, शैल चट्टान बन जाती है। चट्टान का मतलब क्या होता है, परतें होती हैं, ठीक है। चलिए चट्टान भी इसको बोल सकते हैं। अब आग्नेय शैल जो है उस पर वर्षा आएगी, वर्षा के कारण इसके ऊपर की जो धीरे धीरे परतें जो होगी वो यहाँ से उतर के और कहीं जाना स्टार्ट कर देंगी। अब बारिश आएगी, फिर हवा आएगी, तो इसके कारण क्या होगा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो टूट करके कहीं ना कहीं जाना शुरू कर देंगे, चाहे बारिश के साथ बह कर चले जाएं या फिर हवा के साथ उड़ करके चले जाएं। आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो वर्षा के कारण और जल के कारण और हवा के कारण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट ही जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि अगर हम एक पत्थर पर एक जो बूंद है, जल की बूंद अगर बार बार गिराते रहें तो वो पत्थर में भी ऐसे छेद हो जाता है। तो उसी के चलते जो है चट्टान में भी क्या होता है, वर्षा की वजह से वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब यहाँ से ये टुकड़े, अब यहाँ से ये टुकड़े चलते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पहले कुछ टुकड़े आकर के जमा हो गए, फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो टुकड़े आकर के जमा हुए उसके बाद एक प्रकार के चट्टान बन गई, एक प्रकार की चट्टान बन गई। फिर क्या हुआ, अब हवाएं इधर से ना चल करके उधर से चलनी शुरू हो गई, अब हवाएं इधर से नहीं उधर से चलनी शुरू हो गई। और यहाँ पे एक अलग तरह का पठार था, तो वहाँ से भी, वहाँ पे एक अलग प्रकार की शैल थी, तो वहाँ से भी क्या हो जाएगी, अब दूसरी परत बिछ जाएगी। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या है कि अनेक परतें जमती चली जाती हैं। मतलब जो हमारी पहले सबसे पहले बनी हुई चट्टान थी, काले रंग की जो चट्टान थी, उसकी कुछ चीज़ें आकर के और कुछ धूल मिट्टी इधर उधर से चीज़ें उड़ उड़ के आकर के एक जगह पर जब जमा हो जाती हैं, अब ऊपर से जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएंगी, जमनी शुरू हो जाएंगी और चट्टानों के रूप में अलग अलग जो है वो जम जाएगी। तो इस प्रकार की जो चट्टान बनती है, जो शैल बनती है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अब इस तरह से जो चट्टान होती है उसका जो टूटना होता है उसको बोलते हैं अपक्षय, यानी चट्टान का टूटना वर्षा से या किसी अन्य कारण से क्या कहलाता है, अपक्षय। तो चट्टानों के अपक्षय से जो चट्टानें बनती हैं या शैलों के अपक्षय से जो नई शैलें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, अवसादी शैलें बोलते हैं, अवसादी शैल, अवसादी शैलें बोलते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये ठंडी है, मान लीजिए कि अब यहाँ पर कोई हिरण मर गया तो वो हिरण तो यहाँ दब जाएगा ना, और वो दब जाएगा तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला बन जाएगा, जीवाश्म हमें मिलेगी। तो ये जो परत होती है उसमें हमें जीवाश्म भी मिलता है और कोयला भी मिलता है। और इसके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चूना पत्थर आ जाए फिर वो जमा हो जाए, हो सकता है ये लाल कलर का हो क्योंकि इधर उधर से जो चीज़ें हैं वो उड़ करके आई हैं या बह करके आई हैं, तो उस पर तो कंट्रोल नहीं है ना कि वो काले रंग का होगा या किस कलर का होगा। इनका पता है कि ये काले रंग की होंगी। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अब दोस्तों क्या होता है कि ये हो गई आग्नेय शैल और ये होगी अवसादी शैल।
अब हजारों लाखों वर्षों में आपको पता है कि चीजें बदलती हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मतलब दोनों में परिवर्तन होगा। अब जब ये दोनों परतें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, किसके कारण? ताप, दाब और भौतिक परिस्थितियों के कारण जब इनका रूप बदल जाता है तो ये कोई और चट्टान बना लेती है, ये कोई और चट्टान बना लेती है। तो इनकी जो चट्टानें बनती हैं इनको हम बोलते हैं रूपांतरित व कायांतरित चट्टानें या शैलें। तो आपको समझ आ गया होगा आग्नेय शैल कैसे बनती है। सबसे प्राथमिक, फिर आग्नेय शैल से अवसादी शैलें बनती है। अवसादी शैल कोई है उससे भी अवसादी शैल बन सकती है। कैसे? कि मान लीजिए यहाँ पर कोई अवसादी शैल बनी बड़ी थी, अब यहाँ से उड़ करके अगर वो भी तो इधर आ जाती है तो इस अवसादी शैल को हम बोलेंगे कि ये भी अवसादी शैल से बनी है। तो यहाँ पर आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल, रूपांतरित शैल आपको समझ में आ गया है कि कैसे बनती है। अब हम इनको बाई चांस क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरेटिकल रूप से कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आग्नेय शैल। और दोस्तों आग्नेय शैल जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली हेडिंग आग्नेय शैल। अब आग्नेय शैल में हम क्या लिखेंगे कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार बने शैल को द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार बनी शैल को आग्नेय शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल कहते हैं। अब एक और जरूरी चीज इसके बारे में हमने क्या जान ली कि इनको कौन सी शैल भी बोलते हैं। सबसे पहले यही बनती है तो इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये जो आग्नेय शैल होती है वो भी दो प्रकार की होती है। आग्नेय शैल जो है वो दो प्रकार की होती है। जो पहली है वो है अंतर्भेदी और जो दूसरी है वो है बहिर्भेदी। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि दोस्तों मान लीजिए कि ये जो है एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर से जो है द्रवित लावा निकलता है। तो ये जब द्रवित लावा इसके बाहर निकल करके, क्योंकि अंदर से काफ़ी प्रेशर होता है और काफ़ी ये द्रवित अवस्था में होता है, तो जब यहाँ पर फैल जाता है मतलब बाहर निकल गया और बाहर निकल कर जब इसने चट्टान बनाई तो इसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी। बहिर्भेदी आग्नेय शैल। बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अब ये तो हो गई बाहर निकल गई, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जितना निकलना था उतना तो निकल लिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जो लावा था वो निकल नहीं पाता और वो लगभग यहाँ पर, मतलब ऊपर तो उठता है वो लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता, वो यहाँ पर ही जमा हो जाता है और ताप और दाब कम हो जाते हैं तो वो यहीं पर ठंडा हो जाता है। और यहीं पर ठंडा होकर के जो ठोस पदार्थ बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और ये शैलें कब हमें प्राप्त होती हैं? जब हम खुदाई करते हैं। जब हम नीचे से खुदाई करते हैं तो क्या निकलते हैं? अंदर से आग्नेय शैलें निकलती हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं खुदाई की गई और वहाँ पर जो है ग्रेनाइट पत्थर मिले। ग्रेनाइट पत्थर जैसे आपने देखा होगा कि मसाले वगैरह पीसने के लिए जो पत्थर यूज किया जाता है आजकल, जैसे आजकल तो नहीं, पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो जो दवाइयाँ बनाते थे, जो जड़ी बूटियाँ पीसने के लिए जो पत्थर काम में लिया करते थे वो कौन सी होती थी? अंतर्भेदी, यानी अंदर से जो निकाली जाती थी वो होती थी। उनको क्या बोला जाता था? और आजकल भी ये होती हैं तो इनको बोला जाता है ग्रेनाइट पत्थर।
यानी ग्रेनाइट पत्थर एक प्रकार की अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। अब चलिए इनकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, बहिर्वेदी शैल। तो बहिर्वेदी शैल क्या होगी, और जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा, दूसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा अंतर्भेदी बहिर्भेदी आग्नेय शैल और अंतर्भेदी आग्नेय शैल। अब फटाफट से आप इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो लिख लीजिए फटाफट से कि क्या होती हैं। कि सिंपल सी बात कि जब द्रवित लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और ठंडा हो जाता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलकर उसकी सतह पर फैल जाता है तथा ठंडा हो जाता है, तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनती हैं। तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनती है। और इसका जो उदाहरण आपको लिखना है, एग्जाम्पल, वो लिख लीजिए कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। मतलब जो बाहर निकल के बनाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टानें। अब दोस्तों जो बेसाल्ट चट्टानें, क्योंकि अब लावा बाहर निकल गया तो बाहर वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, और जो तेजी से ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर जो शैल बनेंगी वो जो उसके दाने होंगे, मतलब इस शैल के जो दाने होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि बेसाल्ट चट्टानों के जो दाने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल की परिभाषा लिखना चाहें तो वो क्या होगा कि द्रवित मैग्मा कभी कभी, ये आपने नोट कर लिया होगा कि द्रवित मैग्मा कभी कभी, द्रवित मैग्मा कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, जिसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। वही सिंपल कौन से पत्थर जो ऋषि मुनि यूज करते थे, आग्नेय शैल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टानें। ये वही चट्टानें हैं जिनका ऋषि मुनि औषधियाँ पीसने में उपयोग करते थे। इस तरह की एक जो है, इस तरह का एक उनके पास पदार्थ होता है, सॉरी एक इस तरह से होता है, और इस तरह से फिर वो एक पीटने वाला होता है, और इस तरह से वो रगड़ रगड़ के उनको मसालों को या जो औषधियाँ होती हैं उनको पीसते हैं। तो इस तरह की जो पत्थर यूज किया जाता है उसमें कौन सा यूज किया जाता है, ग्रेनाइट पत्थर यूज किया जाता है। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया आग्नेय शैल के बारे में। अब चलते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, यानी अवसादी चट्टानों की तरफ। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। पहला टाइप आग्नेय शैल आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, अवसादी शैल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा पाए। चलिए दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, अवसादी शैल। अब
अवसादी शैल कैसे बनती हैं? तो सिंपल सी बात कि शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। शैल जो होती है वो चाहे कोई भी शैल हो, आग्नेय शैल हो या पहले की पुरानी कोई अवसादी शैल बनी पड़ी है, तो कोई भी, ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद है कि शैल चटक कर, चटकने का मतलब होता है टूट जाती हैं वो। शैल चटक कर, लुढ़क कर या टकरा कर छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं? इन कणों को अवसाद बोलते हैं। तो इन कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। और जब ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाते हैं, जब ये अवसाद जब वर्षा या वायु के द्वारा, अब वर्षा आएगी उन कणों को बहा करके ले जाएगी, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जब क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं और कठोर रूप ले लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवसादी शैल बोलते हैं। दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ कि अवसाद जो है वो जमा कर दिए गए, जम जाते हैं और क्या ले लेते हैं? ताप व दाब की वजह से तथा दबकर ठोस चट्टानें बना लेते हैं, ठोस चट्टानें या पिंड बना लेते हैं। तो इन्हें अवसादी शैल बोला जाता है, अवसादी शैल कहते हैं। मतलब पहले तो क्या होंगी? चट्टानें टूटेंगी, फिर वो जो अवसाद बनेगा वो वर्षा या वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। वहां पर ये क्या होगा? परतों के रूप में जमा हो जाएगा, पहुंचकर यहाँ पर ये और लिख लीजिए, परतों के रूप में जम जाते हैं तथा दबकर ठोस चट्टानें या पिंड बना लेते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलते हैं? अवसादी शैल बोलते हैं। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि इन चट्टानों या शैलों में हमने क्या बात की थी कि इनमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म भी पाया जाएगा और कोयला भी पाया जाएगा। तो इन शैलों में जीवाश्म तथा कोयला पाया जाता है, जीवाश्म तथा कोयला पाया जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो है बलुआ पत्थर। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर की जो चट्टान होती है वो किसकी वजह से बनती है? अवसाद की वजह से बनती है बलुआ पत्थर। चलिए दूसरा टाइप हमें समझ आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, वो है रूपांतरित या कायांतरित। उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चट्टान जो है रूप बदल लेगी। चलिए तीसरे टाइप जो है वो है कायांतरित या रूपांतरित शैल। काया का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा तो काया पलट हो गया, मतलब तुम्हारा तो रूप ही परिवर्तित हो गया। तो कायांतरित मतलब काया में अंतर आ जाना और रूपांतरित मतलब रूप में अंतर आ जाना। तो कायांतरित या रूपांतरित शैल में हम क्या लिखेंगे कि जब अवसादी या आग्नेय शैल उच्च ताप व दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। आग्नेय तथा अवसादी शैल
आग्नेय तथा अवसादी शैलें उच्च ताप व दाब के कारण, उच्च ताप व दाब के कारण, क्योंकि ऊपर से जो है परतें बिछती जाएंगी तो जो नीचे की परतें होगी उनका जो रूप परिवर्तन है वो होता जाएगा, क्योंकि वहां पर ताप बढ़ जाएगा और दाब बढ़ जाएगा। दाब के कारण समय के साथ, और कुछ समय के साथ धीरे धीरे चेंज होता ही है हर चीज में, के कारण समय के साथ अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। तो इस प्रकार बनी चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। चलिए, ये हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका कोई उदाहरण तो देखें। तो आपको पता है कि अगर कोई चिकनी मिट्टी की शैल है, चिकनी मिट्टी, उसको अगर बहुत ज़्यादा ताप दाब दे दिया जाए तो वो धीरे धीरे समय के साथ स्लेट नाम का पत्थर होता है उसमें बदल जाएगी। चिकनी मिट्टी की जो शैल होगी, चिकनी मिट्टी की जो परतें मिलकर बनेगी, वो ताप व दाब के कारण स्लेट में चेंज हो जाएगी। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो चूना पत्थर है उसको अगर काफी समय के लिए धरती के अंदर, आपने देखा होगा कि वहां से संगमरमर निकला है, उसका मतलब क्या था कि पुराने समय में वहां पर क्या दबा होगा, चूना पत्थर दबा होगा, और चूना पत्थर दब करके उच्च ताप व दाब के कारण किसमें चेंज हो गया, संगमरमर के अंदर, मतलब संगमरमर बन गया। तो इस प्रकार जो नई चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। अब दोस्तों, जो हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पर कि जीवाश्म पाया जाता है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाश्म क्या होते हैं। तो आप ये नोट डाल करके या क्वेश्चन बना करके लिख लीजिए कि जीवाश्म किसे कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपने लिख लिया होगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पहले से आपको पता भी होगा कि शैलों की परतों में दबे मृत पौधों या जंतुओं के जो अवशेष बचते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जीवों के अवशेष क्या होते हैं, जीवाश्म। तो लिख लीजिए कि परतों के अंदर कह दें, या हम ये कह दें कि शैलों की परतों में, सिंपल ये बोल देते हैं कि शैलों की परतों में दबे, अब वो चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधों, वो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, उनके जो अवशेष बचेंगे, यानी वो सड़ गल कर कुछ तो बनाएंगे, अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। चलिए, ये हमें समझ आ गया, तीनों प्रकार की चट्टानें हमने पढ़ ली हैं। अब एक दोस्तों एक चीज आती है, शैल चक्र क्या होता है, शैल चक्र। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी हैं, और ये चट्टानें क्या है, एक दूसरे का सुधरा हुआ रूप है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय शैल बनती है। उसके बाद आग्नेय शैल से क्या बनती है, अवसादी। अब अवसादी शैल से ये चक्र आपको बनाना है, इसको बोलते हैं शैल चक्र। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है शैल चक्र। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा कि आग्नेय शैल किस में बदलती है, अवसादी शैल में। अवसादी शैल किस में बदलती है, रूपांतरित शैल में। अब अवसादी भी बदल सकती है और आग्नेय शैल सीधे भी रूपांतरित शैल में बदल सकती हैं। अब रूपांतरित शैल कितने के समय के लिए दबकर रहेगी,
अब उस पर अगर बहुत ज़्यादा ताप दाब हो गया तो वही बात, ज्वालामुखी विस्फोट किसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा ताप दाब के कारण। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताप दाब हो जाएगा तो ये भी ज्वालामुखी विस्फोट कर देगी। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वापिस से क्या बन जाएगी, आग्नेय शैल। मतलब जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर दोबारा से पहुंच गई। मतलब क्या है शैल चक्र का, मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रकार की शैल जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में लगातार बदलती रहती है समय के साथ। तो इसी प्रकार का जो बदलाव होता है, जो चक्र चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शैल चक्र। ये समझने के लिए है, इसको लिखेंगे थ्योरेटिकल रूप में कि सिंपल समझिए, आग्नेय शैल किस में चेंज हुई, अवसादी शैल में। अवसादी शैल किस में चेंज हुई, कायांतरित में या रूपांतरित में। आग्नेय भी हो सकती है। और रूपांतरित पर ताप दाब जब बढ़ता चला जाएगा तो वो क्या कर देगी, ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी विस्फोट से जो शैल बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, आग्नेय शैल बोल देंगे। तो चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई। अब शैल चक्र को फटाफट से हम डिफाइन कर लेते हैं। शैल चक्र क्वेश्चन आ जाए कि शैल चक्र किसे कहते हैं, तो डायग्राम तो हमने बना लिया, वो चक्कर आप बना देंगे। अब हम इसको थ्योरेटिकल रूप में लिख देते हैं, शैल चक्र क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो इसमें सिंपल लिखना है कि प्रत्येक शैल लगातार, चाहे कोई भी शैल हो, प्रत्येक शैल लगातार निश्चित दशाओं में, अब उसकी निश्चित दशाएं होती है ना, ताप दाब, और अवसाद बनने के लिए क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, वायु का चलना आवश्यक है। तो प्रत्येक शैल लगातार निश्चित दशाओं में एक प्रकार से दूसरे प्रकार की शैलों में परिवर्तित होती रहती हैं। इसे शैल चक्र कहते हैं। और वहीं से नीचे आप डायग्राम बना देंगे। क्या बनाएंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा, यहाँ पर लिखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बनेगी, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से क्या बनेगी, अवसादी शैल। अवसादी शैल किस में चेंज हो जाएगी, रूपांतरित शैल में। और आपको पता है आग्नेय शैल भी किस में चेंज हो सकती है, रूपांतरित में। और रूपांतरित पर जब ताप दाब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो ज्वालामुखी विस्फोट कर देगी, वापस से वही चक्र शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैल चक्र। तो दोस्तों सेकंड पार्ट जो था, सेकंड चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।